नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके भरोसेमंद YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम 1000 क्वेश्चंस का पार्ट 8 पढ़ेंगे, यानी कि आज 800 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हर दिन अलग अलग क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं, किस दिन बायोलॉजी, किस दिन केमिस्ट्री, किस दिन करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, साइंस के अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस। तो पर डे के लेटेस्ट क्वेश्चन, नए क्वेश्चन हैं। इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे, या होम पेज पर आप अपलोडेड वीडियो पर जाकर इससे पहले वाले पार्ट्स को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं, जिससे हमारा और हमारी टीम का मनोबल बढ़ता है। और वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देगा, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज हम पढ़ रहे हैं 100 फिजिक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो प्रकाश वर्ष मात्रक दूरी का है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। इससे पहले अगर एग्जाम दिया होगा ऐसा ही मात्रक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन सा पूछा जाएगा आपको भी नहीं पता, इसलिए सारे याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रॉकेट की कार्यप्रणाली संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। यदि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? तो अश्व तो गति में आ जाता है लेकिन अश्वारोही विराम में ही रहता है, इसीलिए विराम का जड़त्व जो है अश्वारोही के गिरने की कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो कालीन को छड़ी से पीटने पर कालीन गति में आ जाएगा, लेकिन उसमें उपस्थित कण जो हैं वो विश्राम की अवस्था में ही रहेंगे। तो ये जो है गति का पहला नियम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग अर्थात बर्फ का विशाल टुकड़े का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो बर्फ के विशाल टुकड़े का जो है 1/10 भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है और बाकी भाग नीचे रहता है समुद्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरित करने के लिए प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण होता है। किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। स्वचालित वाहनों में द्रवचलित हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो ये पास्कल के नियम का प्रयोग है। स्वचालित जो वाहन होते हैं उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वो पास्कल के नियम पर काम करते हैं। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम अलग हो जाती है। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर किसी भी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार हो जाता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों तैरते हैं या नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर तैरते या नाचते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, किस सिद्धांत के कारण? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन पानी का जहाज तैरता रहता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो प्लवन यानी कि तैरने से संबंधित है आर्किमिडीज का नियम। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया। कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो 1 केजी जो है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 हॉर्स पावर HP कितने वॉट के बराबर होता है?
तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। एक गेंद को क्षैतिज में कितने कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो अगर आपको किसी गेंद को अपने सामने ज़्यादा दूरी तक फेंकना है तो आपको 45 डिग्री के एंगल से उसे फेंकना पड़ेगा। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? तो कोई भी चीज़ हो, अगर आपको अपने सामने तेज दूरी तक, उसको ज़्यादा दूरी तक पहुंचाना है तो आप उसको 45 के एंगल से फेंकेंगे तो आप ज़्यादा दूरी तक उसको फेंक सकेंगे। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो रमफोर्ड वैज्ञानिक ने ऊष्मा के ऊर्जा को कार्य में बदले जा सकने का सबसे पहले प्रमाण दिया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी नाम के वैज्ञानिक ने बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था सबसे पहले। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इसके कारण भाप इंजन में उबलते हुए जल का तापमान उच्च हो सकता है। थर्मोकपल थर्मोमीटर ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक के प्रभाव के आधार पर ताप युग्म तापमापी काम करता है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर स्टीफन के सिद्धांत पर, स्टीफन के नियम पर काम करता है। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी पायरोमीटर के द्वारा दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का तापमान जो है मापा जाता है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी दोनों पर एक समान होता है? तो -40 डिग्री का टेम्परेचर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान पर सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री, फ़ारेनहाइट पैमाने का 32 डिग्री के बराबर होता है। मानव शरीर का तापमान टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर ये कितना होगा? तो सेल्सियस स्केल पर 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का टेम्परेचर होता है। अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में उसका तापमान क्या होगा? तो फ़ारेनहाइट में 60 डिग्री सेल्सियस 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो गर्मी के कारण ट्यूब फूल कर फट जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो पानी भले ऊपर से जम जाए लेकिन जमीन के अंदर, झील के अंदर जो है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के एक अणु से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो ऊष्मा का जो चालन है, चालन विधि जो है, चालन में एक अणु अपने स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है? तो द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के संचार माध्यम से आती है। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऊष्मा के स्थानांतरण की विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? तो ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं वह है विकिरण। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो सूर्य विकिरण का अवरक्त किरण जो है सोलर कुकर को गर्म कर देती है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कैसा होना चाहिए? तो ऊपर सफ़ेद नीचे काला धूप से बचने के लिए छाते का सही रंग संयोजन है। किसी विधि
कौन सी विधि से ऊष्मा के स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो थर्मस फ्लास्क के दीवारों पर कलई विकिरण को रोकने के लिए की जाती है, जिसके कारण थर्मस के अंदर रखे हुए जो भी चीज़ है उसका टेम्परेचर वही रहता है जिस टेम्परेचर में उसको रखा जाता है। किसमें सर्वोत्तम विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में सर्वोत्तम विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शुद्ध पदार्थ में अगर कोई आप अन्य पदार्थ मिला देंगे तो उसका गलनांक जो है घट जाता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक जो है घट जाता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर आप जाएंगे चावल को पकाने में आपको उतना ज़्यादा समय लगेगा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्वथनांक से पूर्व जो है भाप बनने लगती है तो उसे क्या कहेंगे? वाष्पन कहेंगे। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण अवधारणा की पुष्टि करता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव्य पर किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 डिग्री के बराबर होता है? तो 300 डिग्री केल्विन के बराबर जो है सेल्सियस का 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी केवल उच्च तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण को अवशोषित करती है। शीत ऋतु में दिन में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो शीत ऋतु में दिन साफ होने पर, मौसम साफ होने पर हम ज़्यादा ठंड का अनुभव करते हैं। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण की क्रिया के कारण जो है जल ठंडा रहता है। पराश्रवित तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गॉल्टन ने पराश्रवित तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो पराश्रवित तरंगों का उपयोग करते हैं विमानों की आंतरिक भागों की सफाई में। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति की सीमा में होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है जिसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं वही मनुष्य आराम से सुन सकता है। लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो ध्वनि की गति कभी भी ठोस में अधिकतम रहती है। यहाँ पर लोहा आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई मोटी ध्वनि या पतली ध्वनि होती है? तो ये सब तारत्व पर डिपेंड करता है, जिसे आप पिच भी बोल सकते हैं। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ानों के कारण सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में ही घटित नहीं होता है। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक कोई भी आप चीज़ बोलेंगे उसके 1/10 सेकंड तक आपके कान में वो आवाज़ रहेगी। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो ध्वनि तरंगें परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? तो 56 फीट की दूरी तक खड़ा रहना चाहिए अगर वो परावर्तन की ध्वनि सुनना चाहता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये भी परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। जब रेलगाड़ी अपने पास आती है तो आपने देखा होगा उसकी आवाज़ और सीटी की आवाज़ बहुत तेज बढ़ते जाती है। ये किसके कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण ये होता है। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंगें जो होती हैं रात में देखने के लिए कोई उपकरण जो बनाए जाते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। एक जेट वायुयान 2 मेघ के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो प्रति सेकंड 2 मेघ, अगर प्रति सेकंड 332 मीटर प्रति सेकंड से उड़ रहा है तो 2 मेघ में सीधा सीधा डबल हो जाएगा। तो 332 का डबल 664 मीटर प्रति सेकंड चाल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति किसमें अधिक होगी?
तो ध्वनि की गति बरहमेश ठोस में ही अधिक होती है, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो सोनोग्राफी करने में पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो अंतरिक्ष में ध्वनि तरंगें नहीं संचरण कर सकती हैं, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री इशारों में बात करते हैं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान करके पानी के अंदर चीज़ों को देखने के लिए नहीं, उस स्थान के पता लगाने के लिए जहाँ तक वो वस्तुएं हैं उसको पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो है सोनार। प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंग हैं। प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने प्रस्थापित किया था? तो प्रकाश तरंग का सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो प्रकाश तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है, इसलिए उन्हें अनुप्रस्थ तरंगों में रखा गया है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रीमाल्डी नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण प्रकाश और ध्वनि दोनों में ही घटित नहीं होता है। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंगकरण की पुष्टि करता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो लगभग 1.3 सेकंड चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है समय। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड 16.6 सेकंड में पहुंचती है। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 गुणित 10 के ऊपर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणित 10 के ऊपर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड वायु में प्रकाश की गति होती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट या कोरोना सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरे बर्तन में पड़ा सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा प्रतीत होता है। पानी में डुबोई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो यह भी प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव है। पानी में पड़ी हुई छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विक्षेपण इंद्रधनुष प्रिज्म से निकलने पर किसी भी प्रकार से अगर रंगों को 7 रंगों में विभाजित करेंगे तो बैगनी रंग का विक्षेपण जो है सबसे अधिक होता है। सूखा बालू चमकीला और गीला बालू धुतिहीन चमकहीन दिखाई देता है, तो ये परावर्तन के कारण ऐसा हो पाता है। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो पेरिस्कोप बनाने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण साबुन के झाग में चमकदार रंगों का बनना होता है। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपने देखा होगा ड्राइवर के आगे पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण है। वाहनों के अग्रदीप अर्थात हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? तो परवलयकार दर्पण होता है, अवतल दर्पण भी होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे सकते हैं। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों ये थे 100+ क्वेश्चंस फिजिक्स के, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपका कोई भी वीडियो और कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे। चैनल पर सुबह 6 बजे, सुबह 10 बजे, शाम को 7 बजे और रात में 10 बजे वीडियोस अपलोड होते हैं। अलग अलग टॉपिक्स के हर दिन वीडियो अपलोड होते हैं, जिसमें सुबह 6 बजे लाइव खुद मैं पढ़ाने आता हूं। आप रोज़ लाइव जुड़ के मुझसे पढ़ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस और साइंस की लाइव क्लास रोज़ सुबह 6 बजे से होती है। चैंपियंस, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लिंक को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए होम पेज पर क्लिक करें या आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इससे पहले वाले पार्ट्स ज़रूर देख लीजिएगा, आपका ही फ़ायदा होगा, रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। अगले पार्ट में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।